नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक सफलता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में ना कर्फ्यू है, ना दंगा है, सब चंगा है। और मुख्यमंत्री ने बताया है कि पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता कई गुना बढ़ाई गई है और उत्तर प्रदेश की त्रिवेणी प्रयागराज पूरे राज्य के लिए सुरक्षा और विकास का प्रतीक बन गई है। और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। और आप सनातन की बात कर रहे थे, ये मुझे इस बात को लेकर के, या तो हो सकता है आप इसीलिए सदन में उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि आपके नियंत्रण से बाहर समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे होंगे, इसलिए आपने कहा होगा कि अब इन उच्छृंखलों के बीच में रहने से अच्छा है कि मैं स्वयं बाहर रहूं। लेकिन आचरण जो भी था वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा आचरण नहीं था। और उस अच्छे आचरण की दृष्टि से आज इस सदन की अभिभाषण की शुरुआत में यहीं से करता हूं। अचानक प्रदेश का परसेप्शन खराब नहीं हुआ था, अचानक नहीं हुआ था। यही आचरण था जिस आचरण से बिटिया घबराती थी और व्यापारिक कारोबार समेटता था। उसकी एक झलक अभिभाषण के दौरान भी यहां पर देखने को मिल रही थी। और वह किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकारेगा। आपकी बात व्यवहारिक थी और आप व्यवहारिक बात बोलने का प्रयास भी करते हैं। अलग विषय है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन आपकी बातों को सुनकर के मुझे ये चीजें लग रही थी, मैं आपकी सभी बातों का जवाब भी दूंगा। और जो गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। समाजवादी पार्टी के और मुख्य विपक्षी दलों के इस आचरण के कारण उत्तर प्रदेश का पूरा सदन अपने आप को आहत महसूस कर रहा था। आहत इसलिए महसूस कर रहा था क्योंकि यह अच्छी बात है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान बहुत कम समय ऐसा था कि जब सदन की कार्रवाई बाधित हुई। ज़्यादातर समय में लोगों ने रुचि ली है और अपनी बात को प्रभावी ढंग से सदन में रखा है और मंत्रियों ने उसका जवाब दिया है, अन्यथा उसका संज्ञान जरूर लिया है। विकास के मुद्दे हों, सुरक्षा के मुद्दे हों, वेलफेयर के मुद्दे हों, ये बिना भेदभाव के सरकार ने समाज के प्रत्येक तबके के लिए दिया। महामहिम राज्यपाल ने जो अपनी बातें इसमें रखी थी, 2-3 बातें उसमें प्रमुख रूप से थी कि 6 करोड़ से अधिक की आबादी को पिछले 8 वर्ष के अंदर सरकार के द्वारा किए गए सतत प्रयास से, डबल इंजन सरकार के द्वारा उन्हें बहुआयामी गरीबी की रेखा से ऊपर किया गया है। ये नीति आयोग के वे आंकड़े हैं जो उन्होंने पूरे देश भर में सरकार के विकासपरक योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के परिणाम स्वरूप उसके परिणाम सामने आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको इन अन्य योजनाओं से वंचित कर दिया जाए। उनको जो राशन की सुविधा मिल रही है वह यथावत मिलेगी, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं जो मिल रही हैं वे यथावत मिलती रहेंगी, शासन की अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं वैसे ही मिलती रहेंगी। लेकिन सरकार के जो प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्राम का असर कैसे पड़ा है वह उनके स्वावलंबन के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए और उनके जीवन में खुशहाली का वह कारण बने, इस दृष्टि से वह योजना किस रूप में आज अपना असर दिखा रही है। एक एक योजना, वह हर घर शौचालय की बात हो, हर घर जल की बात हो, हर घर हर उस गरीब परिवार को छत देकर के एक एक पीएम आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हो,
या आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, या फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या 1 करोड़ 6 लाख उन परिवारों को जो निराश्रित महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको 12,000 रुपये की सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, ये यथावत चलती रहेंगी और अन्य जरूरतमंदों को भी सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। यह सरकार उसके साथ जोड़ रही है, ऐसा नहीं किसी को रोकने के लिए, बल्कि उसमें और क्योंकि उसके परिणाम आ रहे हैं, लोगों ने विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उसका लाभ लिया है। सरकार इस बात को लेकर के ही आज इन कार्यक्रमों के साथ उस परिणाम के बारे में भी सदन को अवगत करा रही है, क्योंकि उपलब्धियों के साथ साथ भावी कार्य योजना ही दस्तावेज होता है राज्यपाल जी का, संसद में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है और विधानसभाओं में राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, और राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात को यहां पे प्रस्तुत करने का है। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी चीजें अपने भाषण में उसको स्वीकार भी किया है कि संगठित अपराध नियंत्रित हुआ है। कुछ अन्य मुद्दे भी आपने उठाए हैं, और सचमुच ये 9 वर्ष, अभी लगभग 9 वर्ष की जो यात्रा है, ये 9 वर्ष की जो यात्रा, ये सरकार की अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा है, कर्फ्यू से कानून का राज का है, उपद्रव से उत्सव की यात्रा है, समस्या से समाधान की यात्रा है, और अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी ये यात्रा केवल एक सत्ता प्राप्त करने की होड़ नहीं है, इसको प्राप्त करने के लिए सरकार की स्पष्ट नीति थी, साफ नियत थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जब एक सामूहिक रूप से प्रयास किया, हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास भरा, हां यूपी भी कर सकता है, यूपी से भी परिणाम दिए जा सकते हैं, और वही आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज अब यह उत्तर प्रदेश बीमार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अचानक से बम होने की सूचनाएं मिलने के बाद से हड़कंप मच गया। लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, अयोध्या में सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को सील किया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कार्य शुरू किया गया, और पुलिस और बम निरोधक दस्ते घटना स्थलों पर पहुंचकर सुरक्षा जांच कर रहे हैं। प्रशासन ने जनता से शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, लखनऊ, और इसके साथ ही मिर्जापुर की तस्वीर, वाराणसी, अयोध्या, जहां पर लगातार जांच भी की जा रही है और घंटों से चल रहा है सर्च अभियान। अफवाहों पर ध्यान न देने की लगातार लोगों से अपील की जा रही है। मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर रहे सुएब महबूब बताया जा रहा है कि दवाई उर्फ बॉबी की शुक्रवार दोपहर को सरेराह गोली मारकर ही हत्या कर दी गई है, और लखनऊ से कचहरी आते समय में बदमाशों ने कार को घेर बॉबी का ही ताबड़तोड़ कई राउंड फायर कर दिया, और हत्या में प्रयुक्त असला प्रतिबंधित बोर के भी बताए जा रहे हैं। और कोतवाली नगर के सिविल लाइन निवासी सुएब की दवाई उर्फ बॉबी वर्तमान में ही लखनऊ के महानगर एक्सटेंशन सेक्टर सी में रह रहा था, और वो कई वर्षों से विधि व्यवसाय से जुड़ा था और लगभग प्रतिदिन कचहरी आता था। बॉबी पर 2 हत्या और गैंगस्टर सहित ही 6 मुकदमे हैं और कोतवाली नगर का हिस्ट्री शीटर भी है। आज करीब 1 से 1.5 के बीच में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में जो असैनी मोड़ है, वहाँ पे सूचना आई थी कि एक आदमी की हत्या कर दी गई है। तत्काल सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची थी, जहाँ पे पाया कि शोएब किदवई नाम का जो व्यक्ति है
अपनी बलिनो गाड़ी में ड्राइवर सीट पे था और उस पर गोली के कुछ घाव थे और वो मृत अवस्था में था। जब पुलिस पहुंची थी उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फॉरेंसिक टीम और सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का भ्रमण भी किया गया है और अभी तक की जो जानकारी हुई है, ये जो व्यक्ति है ये अभी हमारे थाना कोतवाली का एचएसबी है और पहले मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा रहा है। इस पे जो है 5 मुकदमे अभी तक हमारे रिकॉर्ड में पाए गए हैं, बाकी की भी जानकारी की जा रही है और आसपास के जितने भी फुटेजेस वगैरह उनको भी देखा जा रहा है कि घटना किसने करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल न्यूज चैनल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के शहर कोतवाली इलाके के असैनी अयोध्या लखनऊ नेशनल हाईवे से सनसनीखेज वारदात आज जो है दिन दहाड़े घटित हुई है। मामले को लेकर अगर हम बात करें, जो मुख्तार अंसारी का शूटर था उसके ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से जो है कई राउंड जो है गोलियां मारी गई। इसी के साथ अगर हम बात करें, गाड़ी के अंदर मृत अवस्था में पाया गया है। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है कि उसके ऊपर कई मुकदमे जो है पंजीकृत थे और कई मामलों को लेकर जो है पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के नेतृत्व में लगातार टीमों द्वारा जो है जो घटना को अंजाम दिए उनकी तलाश की जा रही है। मामले को देखना होगा कि यह जो मतलब जिसकी मौत हुई है, जो मौत के घाट उतारा गया है, वो शूटर था और ऐसे में मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस कांड का मुख्य आरोपी और कई मामलों का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में क्या वर्कआउट होता है और क्या खुलासा होता है, देखने वाली बात होगी। आरएन टीवी नेशनल न्यूज चैनल के लिए बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला। बहराइच जिले के रुपईडीहा रेंज पर मौजूद रामनगर गांव में गुरुवार देर रात एक जंगली जानवर ने मां के पास सो रहे 7 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया। मां ने बहादुरी से जानवर का मुकाबला कर अपने बेटे को बचाया, लेकिन बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया गया। ये घटना देर रात करीब 2 बजे हुई है, जब अजय मिश्रा के 7 वर्षीय बेटे श्याम अपनी मां पूजा के साथ में बरामदे में सो रहा था। जंगली जानवर घर में घुस आया और श्याम के सिर पर हमला कर दिया और इसे खींचने लगा। बच्चे की चीख सुनकर ही मां पूजा की नींद खुल गई। पूजा ने तुरंत शोर मचाते हुए जानवर का सामना किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव को बाराबंकी से एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। सफदरगंज थाना क्षेत्र में हिरासत में लिए गए मनोज यादव का बड़ा गांव सीएचसी में मेडिकल चेकअप कराया गया। सूत्रों की माने तो मनोज यादव बीते 3 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता थे। उनकी पत्नी ने ही गोमती नगर विस्तार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी के समय उनके साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे। गिरफ्तारी की वजह को लेकर ही एसटीएफ ने अभी तक कोई आपराधिक या फिर आधिकारिक बयान दर्ज नहीं किया। हरदोई में एक नामी स्कूल से शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक कलयुगी शिक्षक ने न केवल कक्षा 4 की छात्रा के साथ बैड टच किए जैसी घिनौनी हरकत को वारदात को अंजाम दिया, वहीं पर शिकायत करने पहुंची उसकी मां पर भी हाथ उठा दिया। पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर पर ही छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत ही मुकदमा दर्ज कर शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की कार्रवाई में भी जुट गई है। मेरी बेटी कक्षा 4 में पढ़ती है, तो जब मैं छुट्टी टाइम उसको लेने गई तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि स्कूल के एक टीचर पवन कुमार ने उसके साथ बदतमीजी की और उसको बैड टच किया। फिर मैं उसकी कहने के लिए उसके प्रधानाचार्य के पास गई कि सर मेरे साथ बात कीजिए, तो उन्होंने बात ना करके मेरे साथ हाथापाई की, मुझे चाँटा भी मारा। चाँटा मारने के बाद फिर मैंने पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलाने के बाद फिर मैं उसको कोतवाली गई, कोतवाली जाके मैंने तहरीर लगाई, तहरीर लगा के फिर मैं वहाँ पे एफआईआर दर्ज करा दी है मैंने। मैं चाहती हूँ इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कल दिनांक 11 फरवरी 2026 को थाना कोतवाली शहर पर एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उनकी कक्षा 4 में पढ़ने वाली नाबालिग पुत्री के साथ एक शिक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पे पहुंचाया गया, निरीक्षण किया गया, जांच की गई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित।
खबर एटा से है, जहां पर न्यायालय परिसर में अचानक सख्ती बढ़ा दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन और एसपी सिटी श्वेताब पांडे के पर्यवेक्षण में चलाए गए अभियान में संदिग्ध व्यक्तियों की गहन तलाशी ली गई है। परिसर में खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारीकी से जांच की गई है और चेकिंग के दौरान ही सीओ सिटी कृतिका सिंह, कोतवाली नगर प्रभारी प्रेमपाल सिंह और डॉग स्क्वाड और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। पुलिस ने कहा कि अभियान न्यायालय परिसर की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए किया गया है। जनपद न्यायालय परिसर एटा की चेकिंग की गई है। आज क्षेत्राधिकारी नगर और बीडीडीएस की टीम थी, साथ में एएसटी टीम थी और डॉग स्क्वाड की टीम थी। इसके द्वारा कोर्ट परिसर के पूरे क्षेत्र का जहाँ भी इस तरह के व्यक्ति आते हैं, जो बैग लेके आते हैं, बैगेज स्कैनर्स वगैरह जो लगे हुए हैं, साथ ही जो चेकिंग पॉइंट्स हैं सबको चेक किया गया है और इसमें आगे भी इस तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी, जिससे कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए? अभी ऐसा नहीं है। वहाँ पे कोर्ट परिसर में काफ़ी वकील थे और उनसे भी वार्ता की गई है और उनके चैम्बर्स भी आगे पीछे और जहाँ भी इस तरह की वस्तु रखी हो, जो कहीं पे कोई संदिग्ध वस्तु रखी जा सकती है, उसे भी चेक किया गया है। तो अभी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हिरासत में लिया गया है, लेकिन व्यक्तियों की चेकिंग की गई है, उनकी फ्रिस्किंग की गई है। खबर आगरा से है, जहां पर थाना एकता क्षेत्र के गांव लोधई में बीते 10 फरवरी को एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। सूत्रों की माने तो पत्नी और देवर के बीच में प्रेम प्रसंग था और जब पति को इस संबंध की जानकारी हुई तो पत्नी ने देवर की मदद से पति को मार डाला और हत्या के बाद दोनों ने आनन फानन में अंतिम संस्कार भी कर दिया। सूचना मिलने पर ही पुलिस ने आरोपी पत्नी और देवर को हिरासत में लिया और हत्या में इस्तेमाल किया गया तकिया भी बरामद किया गया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है। दिनांक 12 फरवरी 2026 को थाना एकता क्षेत्र में एक गांव है लोधई, वहां से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में 2 दिन पूर्व मृत्यु हुई थी और उनका संदेह था कि मृतक की पत्नी ने ही मृतक को मार डाला है। इस सूचना पे है जहां पत्नी का अवैध संबंध देवर के साथ चल रहा था, वहीं जिसका पता ताजनगरी आगरा में कलयुगी पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना एकता के लोधई गांव का है, जहां पत्नी का अवैध संबंध देवर के साथ चल रहा था, वहीं जिसका पता जब पति को लगा तो पति ने इस बात पर आपत्ति जताई, जिसके बाद पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं जब इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने छानबीन की और उसकी पत्नी और देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगरा से आरएनटीवी नेशनल के लिए फैजान अहमद। हरदोई के थाना संडीला पुलिस ने ग्राम मीतो में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को महज 48 घंटे के भीतर सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संबोध गौतम ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 11 फरवरी को हुकुम सिंह नाम के वृद्ध का शव उनके खेत में छप्पर में चारपाई पर मिला था, जिनके सर पर चोट के निशान थे। देखिए, घटना हुई थी 10/11 की रात को। एक वादी है रंजीत पुत्र हुकुम सिंह, उसने सूचना दी कि उसके पिता जो कि छप्पर में डेली सोते थे, लेडी की भांति उनका छोटा भाई गया और वहाँ देखा कि उनके पिता मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उस पर मुकदमा अपराध संख्या 50/26 धारा 103(1) पंजीकृत किया गया। उसके लिए अनावरण हेतु टीम लगाई गई। टीमों के संदर्भ में ये प्रकाश तथ्य सामने आए हैं कि जो मृतक है, मृतक का एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब महिला का पुत्र अर्ली मॉर्निंग वहाँ गया, देखा तो वो एक साथ मिले, जिसमें आपस में कुछ कहासुनी हुई और जिसमें उसने
ईंट से वार करके हुक्म से की मृत्यु पारित कर दी। इस पर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करके योजना प्रचलित है और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मैनपुरी के भोगांव थाना पुलिस ने श्रेयस तलपड़े समेत 12 लोगों के खिलाफ लाखों रुपए के निवेश घोटाले के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि उन्हें अच्छे रिटर्न का लालच देकर पैसे निवेश करवाए गए, लेकिन पैसे वापस नहीं मिले। मुंबई महाराष्ट्र के संचालित LUCC बैंक की शाखा 2015 में भोगांव कस्बे में खोली गई थी और लोगों से निवेश कराया गया था, लेकिन जब पैसे वापसी का समय हुआ तो फिर पैसे वापस नहीं मिले और 2024 में बैंक बंद हो गई। ठगी के शिकार लोगों ने थाना पुलिस से कार्रवाई की मांग की है और लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित न्यायालय की शरण में चले गए। न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। LUCC बैंक जो है पूरा नाम है द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट थ्रिफ्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एक सागा ग्रुप है, उसके तहत ये चल रही थी। RBI से इसको लाइसेंस मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और इसकी वेबसाइट सचेत जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। जब मोदी सरकार बनी थी उस टाइम फ्रॉड काफ़ी चला, 1 करोड़ कंपनियां बंद हुई थी। उसी बीच ये वेबसाइट सचेत गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी और उसमें टोटल बैंक 1256 है जो पूरे देश में चल रही हैं। चाहे SBI हो चाहे HDFC, कोई भी बैंक हो, देश का बड़ा बैंक हो, उसी में ये भी 639 नंबर पर ये आती है। उसमें अभी गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट नहीं किया है, तो इसको ये देखा और इसको देख के निवेश भी इसमें किया है बहुत सारा। लगभग मेरे परिवार का और मेरा लगभग 60 लाख है। अन्य हमारे जानने वाले हैं उनके द्वारा भी किया गया मुझे देख के, तो लगभग यानी ये 1.5 करोड़ रुपया विद इन टेस्ट करके इस तरीके से। तो ये पेमेंट काफ़ी लेट होने लगे थे, तो जगह जगह और भी देश से इस तरीके सूचनाएं हुई, काफ़ी जांच हुई, तो ये कहा गया कि अभी जांच चल रही, गवर्नमेंट की जांच है, उनका प्रोसेस चलता है। तो इसको देख के हम लोग वेट कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं मैनपुरी जनपद के, वो भी वेट कर रहे थे जिनका निवेश है। और उसके बाद में जब हम लोगों का प्रेशर बढ़ा, थोड़ा पैसे के लिए टाइम भी ओवर हो रहा था, जब पेमेंट नहीं मिला तो हम लोगों ने फिर जब ज़्यादा दबाव बनाया, जो अधिकारी थे उनसे ही बात की। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।